अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस नाइन्थ क्लास और नाइन्थ क्लास की जो नई बुक है उस बुक की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स। पहला एमसीक्यूज है व्हाट कंप्यूटिंग मशीन वाज कैपेबल ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम पंच कार्ड एंड स्टोरिंग डाटा इन मेमोरी। तो आपके पास इसका राइट आंसर है टेबुलेटिंग मशीन, आंसर नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास व्हाट टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उसको किसने रिप्लेस किया था? तो वो आंसर है आपके पास बी। ठीक है, वो है आईसी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन 3 which computer generation introduced the use of integrated circuit? तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, थर्ड जनरेशन के अंदर आपके पास इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिस्टम? आपके पास बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस? तो इसके लिए आपके पास आंसर होगा बी। ठीक है, और बी आंसर में कंट्रोल यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है विच टाइप ऑफ मेमोरी retain data even when the computer is turned off? पार्ट नंबर 6। तो ये आपके पास बी ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपके पास कह रहा है कि डाटा उसमें रिमेन बाकी रहता है, वो ऑफ भी हो जाए तो जाहिर है वो परमानेंट मेमोरी रोम ही होगी जिसके अंदर डाटा स्टोर रहेगा। ठीक है, पार्ट नंबर 6 था आपके पास। पार्ट नंबर 7, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कैशे मेमोरी? कैशे मेमोरी का मेन पर्पस क्या है? तो ये आपको पार्ट नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 20 का सॉल्यूशन है। ठीक है, करेक्ट आंसर है प्रोवाइड हाई स्पीड स्टोरेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन डिजिटल कंप्यूटर? तो डिजिटल कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो वो आपके पास बिट होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, उसके बाद 9, व्हाट इज विच मेमोरी टाइप यूज लेजर बीम टू रीड एंड राइट डाटा? ठीक है, तो रीड और राइट करने के लिए कौन सी आपके पास टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? मेमोरी टाइप यूज कर रही है लेजर बीम को रीड और राइट डाटा के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास बी ऑप्शन होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वेयर आर द इंस्ट्रक्शन डाटा एंड प्रोग्राम डाटा स्टोर्ड? कहां पे स्टोर्ड होता है? ठीक है, तो ये आपके पास इसमें बी ऑप्शन होगी। बी ऑप्शन के अंदर क्या है? इन द सेम मेमोरी यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बसेस इन कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम? तो कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम में प्राइमरी फंक्शन क्या है बसेस का? तो ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिट डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स। डाटा को एक ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना कंपोनेंट्स के दरमियान। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इन ओएसआई मॉडल? ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ओएसआई मॉडल, जो कि इससे पहले फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर होता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है फॉर लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको प्रिपेयर भी कीजिएगा अच्छे से। अब 12 नंबर एमसीक्यूज का आपके पास बी आंसर होगा। ठीक है, बी आंसर में वो क्या कह रहे हैं? कन्वर्टिंग डाटा इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक, उसके बाद 13 नंबर, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज डाटा ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल लाइक रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट? ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये आपके पास
बस टोपोलॉजी, ठीक है। विच डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस एंड रिलेटेड डाटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपके पास बी ऑप्शन होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, ठीक है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, विच नेटवर्क आर्किटेक्चर रिक्वायर्स ईच कंप्यूटर टू एक्ट्स एज आइदर ए सर्वर और ए क्लाइंट बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों के दोनों जब साइमल्टेनियसली एक वक्त में क्लाइंट और सर्वर दोनों चीजें ना हों तो वो आपके पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होते हैं। ठीक है, रिएक्ट करें जब दोनों के दोनों, क्लाइंट का भी और सर्वर का भी। तो जब एक डाटा ट्रांसफर कर रहा होगा तो वो आपके पास सर्वर कहलाता है, जो रिसीवर होगा वो क्लाइंट कहलाएगा, जब दूसरा ट्रांसफर करेगा तो वो सर्वर कहलाएगा और रिसीवर क्लाइंट कहलाएगा। तो ये इन सब के आपके पास आंसर्स भी थे। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। कहता है व्हाट इज द फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेपियर बोन इन अर्ली कंप्यूटिंग। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास उसका आंसर दिया हुआ है। मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, रीज़न वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप इसको यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे, लिख लेंगे, आसान वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है। कोशिश करूँगा कि जहाँ कोई क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब इसमें आपके पास नेपियर बोन के बारे में उसने बताया हुआ है कि क्या फंक्शन है, और देन उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है नेपियर बोन की, अहमियत, ठीक है, सिग्निफिकेंस कहते हैं अहमियत को। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास अहमियत लिखी हुई है उसकी, ठीक है, उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। हाउ डिड चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन डिफर फ्रॉम द एनालिटिकल इंजन, यानी कि इन दो इंजन्स के दरमियान डिफरेंस। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स आपसे पूछा भी जा सकता है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। एक आपके पास जो डिफरेंस इंजन है वो 1820 के अंदर वो हुआ, और उसके अलावा चार्ल्स बेबेज उसने क्रिएट किया था डिफरेंस इंजन, और एनालिटिकल इंजन जो है ये आपके पास 1930 के अंदर आया, क्रिएटेड हुआ चार्ल्स बेबेज की तरफ से, ठीक है। और देन ये इनके कुछ डिफरेंस 3 लिखे हुए हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अगर पूछा जाए तो आप 3 डिफरेंस लिखेंगे। ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर, उसका प्राइमरी गोल क्या है। तो प्राइमरी गोल आप देख लें, प्राइमरी गोल ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज टू डेवलप एंड यूटिलाइज AI। नॉर्मली आप इस टाइम के अंदर, इस दौर के अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बखूबी वाकिफ होंगे, तो उसका इस्तेमाल है, दिस इन्वॉल्व्स मशीन कॉल्ड रोबोट्स एंड कैपेबिलिटी टू लर्न थिंग, ठीक है। अब आपके पास AI के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी इजी हो गई हैं, तो AI का यूज़ है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स, अगला क्वेश्चन है नेम दी 3 डिफरेंट टाइप्स मेमोरी मेंशनड इन दी मदरबोर्ड इन दी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और कैशे मेमोरी। ये क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 तरह से आपसे पूछा जा सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम पूछा जा सकता है। फिर उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन वोल्टाइल एंड नॉन वोल्टाइल मेमोरी। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो रैम होती है वो वोल्टाइल मेमोरी होती है। वोल्टाइल इसलिए इसको कहते हैं कि इसके अंदर जो डाटा है वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम स्टोर रहता है, यानी कि तब तक स्टोर रहता है जब तक इसको पावर मिलती रहेगी। जब यहाँ से पावर रिमूव कर दी जाएगी, पावर हटा दी जाएगी, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी मिलना इसको ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ से डाटा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास रोम है, रोम के अंदर परमानेंट स्टोरेज है वो, और उसके अंदर डाटा स्टोर रहता है, बेशक आप इलेक्ट्रिसिटी ना भी प्रोवाइड करें, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रिमूव भी कर दें तो ये आपके पास फिर
इनकी टाइप्स लिखी हुई हैं आगे, रैम की स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, और रोम की आगे पी रोम और ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है, ये आपसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब उसने कहा है कि इसका कोई स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाएं। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाएं मेमोरी हायरार्की। तो इसका आपके पास सबसे पहले एक मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी, दो अलग अलग हैं। मेन मेमोरी के अंदर आपके पास आ जाएगी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, ठीक है, फिर रैम आ जाएगी और रोम आ जाएगी, ये मेन मेमोरी के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी के अंदर आगे आपके पास फर्दर मेमोरीज आ जाती हैं, कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और चिप मेमोरी, ये आपके पास मेमोरीज आती हैं। मेमोरी क्लासिफिकेशन, ये डायग्राम थी, आपने देख ली। उसके बाद है व्हाट इज द वर्ड साइज ऑफ प्रोसेसर इम्पोर्टेंट एंड व्हाई इज द वर्ड साइज ऑफ प्रोसेसर इम्पोर्टेंट एंड हाउ डज इट इफेक्टिव कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तो वर्ड साइज के बारे में कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करता है, तो वर्ड साइज ये आपके पास परफॉर्मेंस के बारे में भी उसने लिखा हुआ है और आप इसको डीपली पढ़ भी लेंगे। होपफुली ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, आप इसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है व्हाट इज द पाइपलाइनिंग एंड हाउ डज इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सीपीयू। पाइपलाइनिंग कैसे सीपीयू की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग, पाइपलाइनिंग बेसिकली क्या होता है पहले उसने ये चीज़ बता दी है, देन उसके बाद पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग को उसने बता दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है इमेजिन यू आर बिल्डिंग ए कस्टम कंप्यूटर फॉर ए फ्रेंड, गिव 3 consideration you would take into account when choosing the type and size of the memory for this computer। तो ये आपके पास इसका आंसर लिखा हुआ है, सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड यूजेज, कैपेबिलिटी एंड मदरबोर्ड एंड सीपीयू, बजट कंसिडरेशन, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपसे यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ आप नहीं कह सकते कि जो अनइम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप फेडरल बोर्ड का कोर्स पढ़ रहे हैं और फेडरल बोर्ड में ऐसा लो बेस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, हम आगे मूव करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यू आर ए कंप्यूटर टेक्नीशियन। अब देखें, ये पहले इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते थे, ये दूसरे से तीसरा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर ऐसा है जिसमें कोई सिनेरियो दिया गया है, टेक्नीशियन टास्क एंड अपग्रेडिंग एन ओल्डर कंप्यूटर with a slow CPU, how might you improve its performance without replacing the CPU। ठीक है, इंटायर CPU को रिप्लेस किए बिना कैसे आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर एक CPU की स्पीड कम है तो आप उसकी सबसे पहले रैम कर देंगे, उसके बाद SSD को आप अपग्रेड करेंगे, फिर उसके बाद उसने दिया हुआ है कि ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद पावर सेटिंग को आप इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट वे से आप उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपके पास सिनेरियो टाइप है, यूर स्कूल इज प्लानिंग टू परचेज न्यू प्रिंटर। आप प्रिंटर परचेज करना चाह रहे हैं वो लैब के लिए, तो आपने प्रिंटर, 2 किस्म की प्रिंटर के बारे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, वो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये उसके अंदर पहला एडवांटेज है। फिर मल्टी पार्ट फ्रॉम प्रिंटिंग और ड्यूरेबिलिटी, आपके पास ये एडवांटेजेस के अंदर आ गया। डिसएडवांटेजेस के अंदर वो शोर पैदा करता है, लिमिटेड प्रिंटिंग क्वालिटी है और उसकी स्पीड स्लो है, तो ये आपके पास उसकी डिसएडवांटेज आ गए। स्टूडेंट्स, इसमें आपने कोशिश करनी है कि जो हेडिंग्स दी हुई हैं इनको याद रखना है और देन
खुद से आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर। देन अब हम मूव करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ। उसके एडवांटेजेस में हाई क्वालिटी आउटपुट होगी, क्वाइट ऑपरेशन है, फास्ट प्रिंटिंग स्पीड है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस के अंदर चले जाएं तो हाई इनिशियल कॉस्ट है, लिमिटेड मीडिया कैपेबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है स्कैलेबिलिटी टू डैमेज। तो आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्वेश्चन है प्रोटोकॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो ये आप देखें प्रोटोकॉल क्या होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था, सेट ऑफ रूल्स है जो दो डिवाइसेस को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। पिछली 9th क्लास की बुक के अंदर जो प्री 9th में आप लोगों ने पढ़ी है उसके अंदर ये दिया होगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। और देन उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन साइडेड कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद ये देखें वन साइडेड कम्युनिकेशन है सिंप्लेक्स के अंदर। हाफ डुप्लेक्स के अंदर आपके पास बोथ साइडेड कम्युनिकेशन है लेकिन एक टाइम में नहीं है। फुल डुप्लेक्स के अंदर एक टाइम के अंदर बोथ साइडेड कम्युनिकेशन है और एक साइड के अंदर एक टाइम में मुमकिन है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लेंगे। देन यहाँ से नेक्स्ट मूव करते हैं तो आगे आपके पास है व्हाट आर द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट वेयर दे यूज्ड इन डाटा ट्रांसमिशन। स्टार्ट और स्टॉप बिट क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्टर अपकमिंग है स्टार्ट एंड स्टॉप बिट 0 और 1। बेसिकली आपने सिंक्रोनाइजेशन के अंदर वो आपने पढ़ा हुआ है। डिफर फ्रॉम हब, स्विच डिफर फ्रॉम हब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर ये आपके पास है क्वेश्चन, ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। स्विच क्या चीज़ होती है। ठीक है, बेसिकली कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं ये सारी, आप इसको नोट कर लेंगे और कोशिश करनी है कि ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपने प्रिपेयर भी साथ ही कर लेना है। ठीक है, स्विच आपके पास स्विच की डायग्राम भी बताई गई है। ये आपसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास हब है। ठीक है, आप देखें कि हब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप एक नया कनेक्शन लगा सकते हैं, कनेक्टिविटी कोई चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डिफर फ्रॉम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और कौन सी सूटेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी प्री 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा। अगर आप प्री 9th पढ़े हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल दो करैक्टर के दरमियान फिक्स नहीं होता एसिंक्रोनस में, वाइल जब आप सिंक्रोनस के अंदर चले जाएं तो आपके पास टाइम इंटरवल फिक्स होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये आप सिंक्रोनस ट्रांसमिशन देख लें, ये टाइम इंटरवल ईच करैक्टर कोई फिक्स नहीं है। आप सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर गए तो वहाँ टाइम इंटरवल बिटवीन ईच करैक्टर इज सेम, ये आपके सामने है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, नो गैप बिटवीन डाटा यूनिट्स विद फिक्स्ड टाइम इंटरवल, क्योंकि गैप नहीं है, वो डाटा फिक्स्ड है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क इन लिमिटेशंस ऑफ कंपेयर टू क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपके पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क वहाँ बता चुका हूँ, पीयर टू पीयर नेटवर्क के साथ यहाँ कंपैरिजन है, ये आप देख लेंगे। देन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसकी लिमिटेशंस भी लिखी हुई हैं। ठीक है, और अब आपके पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी लिखा हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिंग टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के दरमियान कंपैरिजन। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आपने याद रखना है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस हैं यहाँ सेपरेटली सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसको प्रिपेयर करेंगे, कौन सा कम्प्लेक्स है, किसके ऊपर कॉस्ट कम लगती है, ये तमाम चीज़ें आपके पास बड़ी इजी सी वर्डिंग के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और देन उसके बाद ये स्टार टोपोलॉजी आपके सामने बनाई गई है डायग्राम, इसके कुछ फीचर लिखे हुए हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। और फिर रिंग टोपोलॉजी है, उसके कुछ अलग से आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों का अलग से पूछा जा सकता है कि फीचर क्या हैं या लिमिटेशंस क्या हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, तो हमारे पास क्वेश्चन है मैश टोपोलॉजी कंसीडर द मोस्ट रिलायबल बट द मोस्ट एक्सपेंसिव इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी ज़ाहिर है आप देख सकते हैं कि उसमें आपके पास जो कनेक्शन होता है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, यूँ समझ लें कि डबल की कनेक्शन है, ठीक है। तो जब इस तरह की डबल फॉर्म बनती है एक स्टार की तरह, तो अब जब डबल आपके पास कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है मैश टोपोलॉजी, तो इट्स मीन के उसके ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा आएगा, तो इस वजह से आपके पास ये उसके आंसर प्रॉपर लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मस्ट प्रिपेयर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स, इसको भी मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। वो ऐसा ही मॉडल के बारे में क्वेश्चन है कि रोल ऑफ एप्लीकेशन लेयर का क्या रोल है। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक्सरसाइज सॉल्यूशन मैंने जस्ट प्रोवाइड किया है आपको। अगर आप लोगों चैनल से बेनिफिट उठा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके रिस्पांस को देखूंगा और देन आपको टॉपिक वाइज लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को एक्सरसाइज को प्रिपेयर करें, एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और मोस्टली एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर भी कवर हो जाते हैं। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर भी है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको कवर करने की कोशिश कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह।